हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम ज्योग्राफी की क्लास लेंगे। ज्योग्राफी में हम आज 3 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति व विकास, मतलब पृथ्वी बनी कैसे, कैसे उसका विकास हुआ। ठीक है। फिर जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं पे जो क्वेश्चन आते हैं वो है क्या, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरा हम पृथ्वी की जो आंतरिक स्वरूप है, उसकी जो भूपर पट्टी है, ठीक है ना, उसका जो मेंटल है, कोर है, ये सब एरिया जो वो अंदर से पृथ्वी कैसी है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। फिर हम जो इन सेक्शन से आए हुए क्वेश्चन है साथ के साथ करेंगे। बाद में करेंगे तो फिर मतलब थोड़ा सा पजल हो जाता है। लेकिन अगर आप टॉपिक के जैसे आप कोई टॉपिक कर रहे हैं उसके साथ ही आप ना प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन देखो, तो आपको ना फिर टॉपिक में पढ़ना क्या है इस चीज़ की आपको समझ हो जाती है। ठीक है। हमेशा ना बैक ईयर के क्वेश्चन पेपर साथ में लेके बैठो। अगर कोई भी बुक पढ़ रहे हो या कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो किसी का भी, इससे आपको एग्जाम की डिमांड और एग्जाम के पैटर्न का पता चलता है कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं। पता चला आपने ऐसे ही एक पेज पढ़ दिया और उससे क्वेश्चन आना ही नहीं था। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति तथा विकास। ठीक है। तो देखो जब मैंने आपको बताया था, जब हम सोलर सिस्टम में आपको करा रही थी, तब मैंने आपको बताया था कि कैसे पृथ्वी बनी थी। ठीक है। मोटा थोड़ा बहुत आइडिया मैंने दिया था, अगर आप लोगों को याद हो तो देखो रिकॉल करने की कोशिश करो। मैंने आपको बताया था कि एक नेबुला थी या फिर निहारिका लगा लो आप। ठीक है ना। निहारिका यानी कि मतलब आकाश गंगा। ठीक है। ये क्या थी, धूल व गैस का एक बहुत ही विशाल बादल था। ठीक है ना। किसका था, धूल और गैस का विशाल बादल था। ठीक है। अब ये क्या कर रहा था, ये बादल जो अंतरिक्ष में घूम रहा था। ठीक है। तो घूम रहा था, घूमते घूमते फिर धीरे धीरे ये क्या हुआ, ये अपनी स्पीड पकड़ने लगा। ठीक है। एक टर्म सुनी होगी आपने साइंस में, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग क्या होता है कि जब कोई भी वस्तु जो है ना अपने आकार को बनाए रखने के लिए घूमती है ना बहुत तेज गति से, तो उसको उसका मतलब आकार को बनाए रखने के लिए तो उसको उसका कोणीय संवेग बोलते हैं। ठीक है। तो जब ये घूम रही थी ना ये विशाल बादल, तो धीरे धीरे क्या है, ये एक उसमें कन्वर्ट होने लग गया। ठीक है। एक गोल आकृति में आने लग गया। अब देखो एक तो ये गोल आकृति में आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। अब इसके अंदर भी कुछ ना कुछ पार्ट है। ठीक है। और ऊपर से स्पीड से घूम रहा है। तो देखो ऐसा तो नहीं ना कि पूरा का पूरा एक ही स्पीड से घूम रहा होगा। देखो यहाँ से तेज स्पीड होगी है, यहाँ से थोड़ी सी तेज है, फिर यहाँ का जो एरिया है उसमें कम स्पीड है। तो इस तरीके से घूम रहे थे, क्योंकि एक चीज़ तो नहीं थी ना, ये पूरी आकाशगंगा है भाई। ठीक है। एक वो लगा लो आप, इसको मिल्की वे लगा लो या फिर आकाशगंगा लगा लो आप। तो उसमें देखो, उसमें जब घूमेंगे तो इतनी बड़ी चीज़ अगर घूम रही है तो ऐसा तो ना कि पूरा पोर्शन एक ही साथ चल रहा है। ठीक है। ये कोई मेटल तो है नहीं। तो जब घूम रही थी ना तो धीरे धीरे हुआ क्या, ये अपने गोल आकार को बनाने में असफल रही और क्या हुआ, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई। ठीक है। छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। जब ये टूट जाती है ना तो क्या होता है कि जो इसका कोर एरिया है ना, कोर पार्ट जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था, ठीक है ना, तो वहाँ पर तो वो तो क्या होता है, वो तो एक तारे का रूप ले लेता है। मैं मोटा मोटा सा बता रही हूँ। और वो तारा क्या होता है, हमारा सन, हमारा सूरज होता है। ठीक है। और ये सूरज जो है फिर आगे किस के ऊपर काम करता है ये भी मैंने आपको बताया, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के ऊपर ये हमेशा जिंदा रहता है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के ऊपर। ये सब चीज़ें हैं क्या, ये आप प्रीवियस क्लास में देख लेना। ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। फिर देखो जो छोटे छोटे टुकड़े थे वो भी अपना गोल रूप धारण करने लगे थे। ठीक है। तो मैंने आपको बताया, तो जो सॉलिड पार्ट था ना, जो भारी तत्व थे, वो तो जैसे ये सूरज बन गया, फिर इसके आसपास के जो आंतरिक ग्रह हैं वो बन गए। ठीक है। और जो हल्के ग्रह थे, मतलब जिसमें सिर्फ गैस ज़्यादा थी, वो दूर चली जाएंगी ना, तो वो थे जो बाह्य ग्रह थे, हमारे आउटर प्लेनेट थे। ठीक है ना, बृहस्पति वगैरह हो गए, तो वो सब थे हमारे बाह्य ग्रह बन जाते। तो इस तरीके से हमारे जो है सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ और ऐसे ही हमारी पृथ्वी बनी। ठीक है। अब ये पृथ्वी का क्या हो रहा है, ये है हमारी पृथ्वी। ये पृथ्वी भी घूमे जा रही है, घूमे जा रही है। ठीक है। अपना एक रूप लेने में लगी हुई है, बट ये भी एक चपटी डिस्क का आकार लेती है, पूरा गोल नहीं लेती है। ठीक है। इसको हम बोलते हैं चपटी डिस्क के समान है ये। ठीक है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि ये कैसे दिखाई देती है, तो चपटी डिस्क के समान दिखाई देती है। ठीक है। फिर क्या हुआ भाई, देखो बहुत सालों तक क्या हुआ, ये जो इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था ना। ठीक है। तो ये ना क्या हुआ, फिर उसके बाद ना ऐसे ही इसमें भी बादल बनते गए और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ना इसमें, अच्छा पहले तो ये देखो आप, ये बनी कैसे है। ठीक है। तो इसका भी जो सॉलिड पार्ट है ना, देखो बारिश होने लगी। ठीक है। यहाँ पर जो हमारा वायुमंडल आया ना निकल करके, हजारों सालों तक, कई हजारों सालों तक बारिश होती रही। ठीक है। तो जब ये पृथ्वी बन रही थी तो कुछ तो ऐसा तो नहीं है कि पूरी समतल होगी, है ना, ये सिकुड़ेगी भी कहीं ना कहीं की वजह से। ठीक है। तो कहीं पर तो इसमें गड्ढे थे, कहीं पर ऊंचे ऊंचे पर्वत और पठार थे। ठीक है। तो जब ये सिकुड़ रही थी तो इसमें बल पड़ गए। ठीक है। और जो बारिश हुई ना, जो बल पड़े हैं ना, जहाँ उन गड्ढों में जब पानी भरा तो वो क्या कहलाए, महासागर। ठीक है। और जो ऊंचे उठे भाग थे, देखो ऐसे मान लो आप पृथ्वी है। ठीक है।
ये जब सिकुड़ रही है तो इस तरीके से इसमें कुछ चेंजेस हो रहे थे। जो नीचे वाला पोर्शन था ये खाली था, जो ऊंचे वाले पोर्शन थे ये क्या थे, हमारे पर्वत थे, ठीक है, पर्वत और पहाड़ थे, ठीक है। और जो नीचे वाला पोर्शन था खाली था। जब हजारों सालों तक बारिश हुई तो इसने उस बारिश ने इसको भर दिया और वो क्या बन गए, महासागर बन गए, ठीक है। तो अब देखो आप लोगों ने पर्वत का और महासागरों का तो बनना देख लिया है। अच्छा फिर देखो इसमें भी जो सॉलिड पार्ट था ना, जैसे वो नीचे बैठ गया, हमारी पृथ्वी में भी जो जितना भी सॉलिड पार्ट है वो नीचे बैठ गया, ठीक है। फिर उसमें से भी कुछ हल्का जो पोर्शन है वो थोड़ा ऊपर आया। तो देखो इस तरीके से हुआ कुछ, है ना, ठीक है। अब ये तो जो सबसे भारी पदार्थ है ना वो तो यहाँ पर है, आप ना ये चीज़ मान के चलो, ऐसे लेते हैं हम थोड़ा समझने के लिए। जो बिल्कुल भारी पदार्थ है वो तो यहाँ तक आ गए, ठीक है, बहुत भारी पदार्थ थे। जो उससे हल्के पदार्थ थे वो यहाँ पर आ गए, ठीक है। और ये क्या कहलाई, भूपर पट्टी, भूपर पट्टी, ठीक है। अच्छा जो उससे भी हल्के थे वो कहाँ, हमारे वायुमंडल, उन्होंने क्या बना लिया, हमारा वायुमंडल बना लिया, ठीक है। तो उनसे क्या बना, वो थी गैस से, उनसे बना वायुमंडल। समझ आया आप लोगों को? अच्छा सॉरी दिख नहीं रहा था आपको, चलो मैं दोबारा बताती हूँ, सॉरी मैं ये कैमरा देखना भूल गई, एडजस्ट नहीं हो रहा था। आप ये चीज़ देखो, देखो जब पृथ्वी बनी ना तो इसमें भी जैसे हमारा सोलर सिस्टम बना ना कि भारी पदार्थ अंदर रह गए, भारी पदार्थ हल्के पदार्थ बाहर चले गए, ठीक वैसे यहाँ पर हुआ। देखो जैसे ये एकदम भारी पदार्थ है ना वो तो यहाँ पर नीचे बैठ गए, ठीक है। अच्छा फिर कुछ उससे हल्के पदार्थ थे वो थोड़े ऊपर आ गए, ठीक है। और जो उससे भी हल्के पदार्थ थे वो ऐसे घूम रहे हैं आकाश में, ठीक है। तो ये क्या है, जो हल्के हैं ये तो है गैस और धूलकण, ठीक है। इन्होंने बनाया हमारा वायुमंडल, ठीक है। और ये उससे जो थोड़े भारी थे इन्होंने बनाई भूपर पट्टी, ठीक है। और इन्होंने आगे जा कर के बनाया है ये जो ये वाला सेक्शन है, इसको मेंटल व कोर बनाया है, ठीक है। कोर बोल लो या फिर करोड़ बोल लो, ठीक है। तो ये वाला एरिया उसने बनाया है, ठीक है। तो आप ना इस तरीके से समझ लो कि ऐसे हमारी पृथ्वी बनी है। तो ये हमारा वायुमंडल है, ठीक है। अभी जब आप ऊपर देखोगे ना अपने अपने आसमान की तरफ देखो तो वो हमारा वायुमंडल है, वो हल्के पदार्थ चले गए। जिस पे आप बैठे हुए हो ना, जहाँ पर आप बैठे हुए हो उसको बोलते हैं भूपर पट्टी, ठीक है। और जो एरिया हमें दिखाई नहीं देता ना, जो पोर्शन दिखता नहीं है वो बिल्कुल नीचे, वो है मेंटल और करोड़, ठीक है। तो जब वायुमंडल बन जाता है ना कहीं पर भी, तो वायुमंडल के आते ही क्या है ना, देखो अपने आप ही रिएक्शन होने लगती है, वो सब चीज़ें होने लगती है। और वायुमंडल की वजह से ही हमारे यहाँ पर जीवन पॉसिबल है। अदरवाइज देखो ये भूपर पट्टी मेंटल तो और ग्रह पर भी मिल जाएंगी, शुक्र ग्रह पर भी मिल जाएंगी, लेकिन ये वायुमंडल ही एक वजह है जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी पर जीवन है। तो इस वायुमंडल की वजह से क्या हुई, बारिश होनी स्टार्ट हुई, ठीक है। आसमान से बारिश होती है ना, इतना तो इजी सबको पता ही होगा, ठीक है। अब वो कैसे होती है बारिश, वो अलग टॉपिक है ज्योग्राफी का, वो अलग बताएंगे, ठीक है। तो देखो हजारों सालों तक बारिश होती रही, ठीक है। अच्छा पहले तो ये देखो जब ये आ रहे थे ना तो देखो ये वाला एरिया ना ये सब ना सिकुड़ने लगे, ठीक है। और फिर ऐसे ये भूपर पट्टी भी सिकुड़ने लगी, ठीक है। तो जब ये सिकुड़ रहे थे ना तो इसमें तो क्या होता है कि कुछ एकदम भारी पदार्थ, ये वाला जो पोर्शन होता है ना ये एकदम भारी पदार्थ होता है, इसमें ये तो ठोस बन जाता है बिल्कुल, ठीक है। और ये वाला सेक्शन जो है ये थोड़ा सा तरल रहता है, थोड़ा सा ठोस रहता है, ठीक है। इसका ऊपरी हिस्सा जो है वो थोड़ा सा तरल रहता है और निचले वाला हिस्सा थोड़ा सा ठोस रहता है। लेकिन जो ये वाला हिस्सा ना इसमें सिलवटें पड़ जाती है सूखने के बाद, और इन सिलवटों से ही, जैसे सिलवटों का मतलब है कुछ गड्ढे हो गए, कुछ ऊंचे उठ गए, ठीक है, कुछ गड्ढे हो गए, और इन ऊंचे उठे भागों को हम बोलते हैं पर्वत, और नीचे वाले भागों को बोलते हैं हम, ये खाली गड्ढे हैं, जब बारिश हुई तो उससे महासागर बन गए, ठीक है। अब तो समझ आ गया होगा, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं अभी। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, देखो जब पानी आ गया ना तो पानी के आने के बाद ही हमारी पृथ्वी पर जीवन स्टार्ट हुआ था। कैसे हुआ था ये इसकी सटीक जानकारी बिल्कुल किसी के पास नहीं है, बस अंदाजा लगाया जाता है कि एक अणु दूसरे अणु से मिला और ऐसे करके जीवन स्टार्ट हुआ है। लेकिन ये भी कन्फर्म है कि हाँ पानी के अंदर ही जीवन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। सबसे पहले पृथ्वी पर आते हैं होमोसेपियंस, जितने भी जीवित प्राणी आते हैं ना वो सब होमोसेपियंस के अंदर आते हैं, जितनी भी मानव जाति आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले होमोसेपियंस प्रजाति जन्म लेती है, मतलब वैसे सबसे पहले तो अमीबा वगैरह ये सब थे, बैक्टीरिया वगैरह, लेकिन मैं प्रजाति की बात कर रही हूँ, ठीक है ना, मानव जाति या प्रजाति की बात कर रही हूँ, उनमें होमोसेपियंस आते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो चलो अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं कि भूपर पट्टी है क्या, मेंटल है क्या और करोड़ क्या है। उससे पहले आप लोग ना ये एनसीईआरटी में दिया हुआ एक डायग्राम है, ये देख लो, ठीक है। इसमें पृथ्वी की जो सारी परतें हैं ना वो खोल के दिखाई गई हैं, ठीक है। देखो सबसे बाहरी सेक्शन तो ये है, फिर इसको बीच में से काट दिया इन्होंने, ठीक है। फिर अंदर से और काट दिया, फिर ये छोटा छोटा करके दिखाया हुआ है। तो देखो जो सबसे अंदर वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन सबसे अंदर वाला, इसको बोल रहे हैं करोड़, ठीक है। जो अंदर है ये दिखा नहीं है अभी तक किसी को भी, ठीक है, मतलब किसी को इन द सेंस जा नहीं पाता यहाँ पर कोई भी, नहीं तो मर ही जाएगा। तो इसके बाद जो है ना ये वाला पोर्शन जो आता है ये वाला, अच्छा ये तो हो गया करोड़, और ये हो गया आंतरिक करोड़, ठीक है, और ये हो गया करोड़, ठीक है। और ये है मेंटल, और ये जो बाहरी आउटर लेयर है ना इसको बोलते हैं भूपर पट्टी। दिख गया मैप में आपको, ठीक है।
तो देखो पृथ्वी के आंतरिक भागों की बात करते हैं, मतलब पृथ्वी अंदर से कैसी दिखाई देती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग, उसको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको मैप में दिखाए हैं। पहला है भूपर पट्टी, ठीक है। भूपर पट्टी क्या होती है, देखो मतलब भूपर पट्टी है, देखो ये होती है 5 से 40 किलोमीटर चौड़ी होती है, ठीक है। जहां आप बैठे हुए हो ना उसको लगा लो और उसके अंदर 40 किलोमीटर तक लगा लो, इतना पोर्शन जो होगा ना 40 किलोमीटर तक का, उसको हम बोलते हैं भूपर पट्टी, ठीक है। अच्छा देखो, ये जो 5 किलोमीटर की चौड़ाई है ना, ये तो कहाँ होती है, महासागरों में होती है, ठीक है। क्योंकि महासागर गहरे हैं ना भाई, वो तो अपने आप ही 20, 25, 30 किलोमीटर तक गहरे होते हैं, तो उनकी भूपर पट्टी पतली होती है एज कम्पेयर टू महाद्वीपों के, ठीक है। तो उनकी तो कितनी होती है 5 किलोमीटर, और जो 40 से 45 किलोमीटर है ना, ये होती है महाद्वीपों की, ठीक है, महाद्वीपों की। अच्छा अभी आपसे ना एक क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ पर, देखो जो सबसे ऊंचा है, मतलब सबसे ऊंची क्या है हमारे यहाँ पर, देखो माउंट एवरेस्ट है ना, 88-48 किलोमीटर, ये पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत है, मतलब पृथ्वी की सबसे ज़्यादा ऊंचाई ये है, ठीक है। अच्छा अब एक क्वेश्चन ये है कि सबसे गहरा क्या है, तो देखो प्रशांत महासागर में मैरियाना गर्त है, ठीक है, मैरियाना, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है ना। सबसे ऊंचा बताओ तो माउंट एवरेस्ट, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो 88-48 किलोमीटर, ठीक है। और फिर पूछेगा आपसे सबसे गहरी जगह कौन सी है, तो मैरियाना गर्त है, प्रशांत महासागर में, इसको चैलेंजर द्वीप भी बोलते हैं। तो मैरियाना गर्त है, इसकी है 11,022 किलोमीटर, मतलब पृथ्वी में इतने नीचे चले जाओ तब जाकर के मैरियाना गर्त आती है, ठीक है। तो जो सबसे ऊंचा पोर्शन है पृथ्वी का और सबसे नीचे वाला पोर्शन है ना, इनके बीच में देखो कितना डिफरेंस है, पृथ्वी के लगभग 20 किलोमीटर के आसपास डिफरेंस बताया हुआ है, ठीक है। तो चलो वापस हम इस पे आते हैं ऊपर महासागरों पर। तो देखो जो महासागर है ना, अच्छा अभी आप इतना ही समझ लो, बाकी यूपीएससी वाले ये समझ लो कि जो महाद्वीप है ना, वो उनकी जो प्लेट होती है वो कम सघन होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू महासागरों की भले ही पतली है, वो 5 किलोमीटर है, लेकिन वो बहुत भारी और बहुत ही सघन है, ठीक है ना, जैसे लाइक बेसाल्ट, ठीक है। यहाँ पर ये किससे बनी हुई है, बेसाल्ट से। ये यूपीएससी और पीसीएस वालों का है, एसएससी वाले इसमें ना पढ़ना, नहीं तो ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे। और ये है महाद्वीप, ठीक है, ये कम सघन है, ठीक है, हल्के होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये तो बन गई हमारी भूपर पट्टी। अब बात करते हैं मेंटल की, ठीक है। दूसरा सेक्शन क्या था इसका, मेंटल था ना भाई। मेंटल में भी 2 होता है, एक होता है ऊपरी और एक होता है निचला, ठीक है। अच्छा मेंटल कितने किलोमीटर तक फैला है, 2900 किलोमीटर तक पृथ्वी के अंदर। 29, देखो जो ये था ना, ये 5 से 40 किलोमीटर मैंने आपको बोला, वहाँ तक चले जाओ नीचे, ऊपर जाने की बात नहीं हो रही है, धरती के नीचे जाने की बात हो रही है, ठीक है। धरती के नीचे अगर आप 40 किलोमीटर तक जाओगे तो वहाँ तक भूपर पट्टी है। उसके आगे अगर आप 2900 किलोमीटर तक जाते हो तो वो मेंटल बोला जाता है, ठीक है। अब मेंटल में भी 2 एरिया है, एक है ऊपरी और एक है निचला, ठीक है। तो जो ये ऊपरी है ना, जिसको मेरी बात समझ नहीं आ रही ना, हॉलीवुड की एक मूवी है, कोर नाम है शायद उसका, कोर, वो देख लेना। उसमें ना पृथ्वी का मतलब अंदर वाला पोर्शन ही सारा दिखाया गया है, ठीक है। वो है, देखो कभी कभी ना एक आध मूवी बिल्कुल ज्योग्राफी और साइंस के ऊपर ऐसी बनी होती है कि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको देख लेना आप, उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये है 2900 किलोमीटर और ये है ऊपर वाला एरिया। देखो जो ऊपर वाला एरिया है ना, ये क्या है, इन दोनों के बीच में जो भूपर पट्टी और मेंटल के बीच में, तो देखो एक तो भूपर पट्टी से नीचे जा करके ऊपरी मेंटल, यहाँ जो 100 किलोमीटर तक का पोर्शन है ना, 100 किलोमीटर, मतलब ऊपर पट्टी से नीचे तो आप चले गए 40 किलोमीटर अंदर चले गए, ठीक है। लेकिन जो ऊपरी मेंटल वाला एरिया ना, ये 100 किलोमीटर, ये तरल अवस्था में है, ठीक है, लिक्विड सी अवस्था में है, जैसे लावा मैग्मा नहीं होते वैसे वाला है। और ये क्या है, इसको बोलते हैं हम दुर्बलता मंडल, ठीक है, इसको बोलते हैं दुर्बलता मंडल। अब इसके ऊपर ही जो भूपर पट्टी है ना, वो तैर रही है, ठीक है। किसके ऊपर तैर रही है, जो ये दुर्बलता मंडल है लावा, इसके ऊपर तैर रही है। कभी कभी भूकंप वगैरह आ नहीं जाते हैं तो इसी वजह से आते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा भी वो लावा फटा और आ गया अपना ऊपर, ज्वालामुखी फूट गया या फिर भूकंप आ गया, ठीक है। तो अब नीचे चले जाओ आप, ये है निचला मेंटल। और सबसे थर्ड पोर्शन आता है इसका अंदरूनी भाग, वो आता है क्रोड, ठीक है। अंदरूनी भाग को हम क्या बोलेंगे, क्रोड, ठीक है। अब एक बात याद रखना, एक क्वेश्चन बनता है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी में गहराई की ओर चले जाते हैं ना, मतलब पृथ्वी में हम नीचे की ओर चले जाते हैं, तो शैलों का घनत्व बढ़ता चला जाता है, शैलों का घनत्व बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर गहरे जाते हैं। आप ना देखो,
हमारा देखो, अब देख लो मानव जाति कहाँ तक पहुंच गई है, चांद तक पहुंच गई है, मार्स तक पहुंच गई है। आप लोगों को पता है अंतरिक्ष में जाना आसान है एज कम्पेयर टू, लेकिन आप लोगों ने कभी सुना है कि कोई मेंटल तक पहुंच गया? मुझे लगता है कि जो मैं ये मेंटल और ये करोड़ बता रही हूँ ना, जो अभी न्यू स्टूडेंट है उन्होंने कभी नाम भी नहीं सुन रखा होगा, लेकिन मार्स का सबने नाम सुन रखा होगा, चांद का भी सबने नाम सुन रखा होगा, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि जितनी भी रिसर्च हो रही है, जितने भी लोग जाते हैं वो अंतरिक्ष में जाते हैं, और अंतरिक्ष के अभियान आसान है। लेकिन अगर पृथ्वी के अंदर जाए ना, तो पृथ्वी के अंदर देखो, पहली बात तो ये लावा है ना, अभी हम इतनी अच्छी वो बना ही नहीं पाए ना, इतनी अच्छी क्वालिटी की मेटल बना ही नहीं पाए कि लावा से बिना पिघले वो, ठीक है? तो कैसे? और अंदर मर नहीं जाएंगे क्या? इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, और इतना ज़्यादा कि हर चीज़ को ना पिघला देता है ऐसे ही। वो कोर मूवी देखना आप, उसमें आपको समझ आए, इतनी ज़्यादा ग्रेविटी भी है ना अंदर, मतलब खत्म कर देगा आपको। अब देखो ये जो ऊपर है अंतरिक्ष में चले जाओ, आइडिया हो रखा है, तो देखो कहाँ कहाँ तक मार्स ग्रह जा रखे हैं, जुपिटर तक, सैटर्न तक भी पहुंचने की बात हो रही है, ठीक है? मतलब साइंटिस्ट इतना आगे तक सोचते रहते हैं। देखो अंतरिक्ष में जाना आसान है, और कितने भी 1000 किलोमीटर तक चले जाओ तुम लोग, ठीक है? लेकिन जो ये जो 6000 किलोमीटर नीचे है हमारी पृथ्वी, ठीक है, जहाँ हम बैठे हैं ना, इससे नीचे पृथ्वी का धरातल पता है इतना 6000 किलोमीटर तक है, और अभी तक आदमी ना सिर्फ 13 किलोमीटर अंदर तक जा सकता है। देखो अभी ये छोटी मोटी माइनिंग होती है ना, खाने नहीं बोलते जहाँ पर खनन होता है, खनिजों वगैरह का लगा लो, तेल का लगा लो, वहाँ पर देख कहते हैं ना कि गैस लीक हो गई है तो इतने आदमी मर गए, भूस्खलन हो गया, इतने आदमी मर गए, ठीक है? कितना रिस्की काम होता है वहाँ पर काम करना। तो देखो अभी तक ना 13 किलोमीटर अंदर ही जा पाए हम पृथ्वी के, 6000 किलोमीटर तो क्या ही जा पाएंगे, ठीक है? तो आप देख लो, ये मतलब ये इतना एरिया अभी तक इसको भेद नहीं पाए हैं साइंटिस्ट, ठीक है? और शायद इसीलिए मतलब जो पढ़ रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको तो समझ आ रहा होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, मेंटल और करोड़ है क्या। लेकिन जो शायद SSC के स्टूडेंट है, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है ना, वो शायद ना जानते हो, ठीक है? तो अभी आप देख लो इस चीज़ को। अच्छा एक डायग्राम और देख लो आप NCERT का, तो शायद थोड़ा आपको समझ आए। देखो इसमें आपको ये दिख रहा है, ये है भूपर पट्टी, ठीक है, सबसे ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है, भूपर पट्टी। और इससे थोड़ा सा नीचे चले जाओ, इसको बोलते हैं स्थल मंडल। स्थल मंडल का मतलब होता है लिथोस्फीयर, ठीक है ना, शैल मंडल, ठीक है, शैलें, ठीक है। अब इसके अंदर देखो 100 से ये 200 तक है ना, हाँ, इसके नीचे चले जाओ, ये वाला 100 किलोमीटर तक का एरिया दुर्बलता मंडल, ठीक है, जो मैंने बताया कि लिक्विड है, इसके ऊपर ये हमारी प्लेट जो है ये तैरती रहती है, ठीक है, और इसके अंदर ये है मेंटल, ठीक है, ये मेंटल है, ठीक है। अच्छा एक और डायग्राम दिया हुआ है, इसको भी देख लो। देखो ये भूपर पट्टी और मेंटल का बताया हुआ है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखते हैं हम, देखो ये मेंटल है, मेंटल से ऊपर क्या आएगा, दुर्बलता मंडल आएगा ना, देखो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। अब यहाँ पर भी मेंटल है, ठीक है, और ये है स्थल मंडल हमारा, ये क्या है, स्थल मंडल, ठीक है, ये ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है। अच्छा ये है महासागर बेसिन बोला हुआ है इसने, ठीक है, और ये है फिर ये चट्टानें बोली हैं, ये महाद्वीप है, और ये अच्छा एक चीज़ और देख लो आप यहाँ पर, ये देखो अपसारी तथा अभिसारी सीमाएं क्या होती हैं, ये बताई गई हैं, ठीक है। तो देखो अभिसारी सीमाएं किसको बोलते हैं, ये जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकराई है ना भाई, तो जो भारी प्लेट है वो दब जाएगी, और जो हल्की प्लेट है वो इसके ऊपर चढ़ जाएगी, ठीक है। जब ये दो प्लेटें आपस में प्लेटें क्या हैं, अच्छा अब कुछ को ये भी नहीं पता होगा प्लेट क्या है। अच्छा एक बार सबसे ऊपर वाला डायग्राम देख लो, देखो ये ना जो हमारा महाद्वीप है ना, वो ऐसे प्लेटों में बटा हुआ है, ठीक है। देखो ये है अंटार्कटिका प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट क्या है, मतलब महासागर की भी प्लेट है, ठीक है। एक टुकड़ी लगा लो ना, आप टुकड़ी समझ के चलो इसको, ठीक है। ये है प्रशांत प्लेट, ये है इंडियन प्लेट, ये फिलीपीन प्लेट, ठीक है, और ये है यूरेशियाई प्लेट, ये उत्तरी अमेरिकन प्लेट, ये कैरिबियन प्लेट, कोकोज प्लेट, नजका प्लेट, दक्षिण अमेरिकन प्लेट, और ये है अफ्रीकन प्लेट, अरेबिकन प्लेट, इंडियन प्लेट, और इस देखो यही वाला इधर का पोर्शन है ना, इसलिए चला गया, ठीक है ना। तो ऐसे इनको बता रखा है। तो देखो जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं ना, इस तरीके से देखो दो प्लेटें, ये ना देखो घूम रही हैं, ये किसके ऊपर, मैंने वो बताया था ना दुर्बलता मंडल, याद करो वो जो लिक्विड फॉर्म में है उसके ऊपर घूम रही हैं, तो ये तैर रही हैं उसके ऊपर, एक तरीके से समझ लो। तो देखो जब ऐसे दोनों मिल जाएंगी ना, तो ये भी इधर से खींच रही है, ये इधर से जा रही है, तो जब ये दोनों आपस में टकराएंगी ना, तो टकरा के इनमें से जिसके अंदर ज़्यादा जोर होगा, मान लो ये जब भारी है तो ये नीचे दब जाएगी, हल्की ऊपर उठ जाएगी। तो जब ऐसे ऊपर उठी तो क्या बन गया, अब ये वाला सेक्शन क्या बन गया है, पर्वत बन गया है, ठीक है। तो जहाँ पर भी दो
एक तो भारी प्लेटें या फिर हल्की प्लेटें टकराएंगे या तो पर्वत बन जाएगा, या फिर दूसरी सिचुएशन क्या होगी, ये प्लेटें ना, जैसे दो प्लेटें मिली हुई हैं, ठीक है, एक ने तो इधर स्टार्ट कर दिया चलना, ठीक है ना, एक ने इधर स्टार्ट कर दिया चलना, ठीक है, तो बीच में क्या हो जाएगी, बीच में गहरी खाई बनेगी, ठीक है, और वो क्या बन जाएगा, वो गहरी खाई क्या बनेगी, महासागर बनेगी ना भाई, खाली एरिया बन जाएगा, वहाँ पर पानी पहुँच जाएगा तो महासागर बन जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। अब ये देख लो आप, देखो ये है अपसारी प्लेट, ठीक है, अपसारी सीमा उसको बोलते हैं, ये भूपर पट्टी है और ये भी भूपर पट्टी है, ये इस तरफ चलना स्टार्ट कर दी, ये इस तरफ चलना स्टार्ट कर दी, तो बीच में क्या होगा, बीच में खाली एरिया हो गया, ठीक है। अब इस खाली एरिया से कई चीज़ें बनेगी, खाली महासागर नहीं बनेंगे, कई बार तो गर्त बन जाएंगी, ठीक है ना, मैरियाना गर्त इसी का तो एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी भी डायरेक्शन इधर थी, इसकी भी डायरेक्शन इधर थी, और जब ये दोनों टकराई है ना, तो क्या है, ये वाला पोर्शन देखो ये मिल गया है, तो इसको बोलेंगे अभिसारी, मतलब जब दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ चल के आ रही हैं और टकरा रही हैं तो उसको बोलेंगे अभिसारी, जब एक दूसरे से दूर जा रही है उसको बोलेंगे अपसारी, ठीक है, यहाँ लिखा भी है, ध्यान दो, जहाँ प्लेटें एक दूसरे से अलग हो रही है वहाँ अपसारी है, और दूसरी ओर जहाँ प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है वहाँ अभिसारी सीमाएं हैं। जो यूपीएससी और पीसीएस के स्टूडेंट है ना, उसमें ये स्टेटमेंट दे देगा उठा करके, ठीक है, कि क्या करेगा, देखो चेंज कर देगा स्टेटमेंट को, क्या बोलेगा कि जब प्लेटें एक दूसरे से अलग हो रही हैं उसको अभिसारी बोल देगा, ठीक है, और जब प्लेटें एक दूसरे की ओर जा रही हैं उसको अपसारी बोल देगा। तो आपको बोलेगा मतलब सही या गलत का चयन करो, ठीक है, तो आपको मिलान करना होगा, ठीक है, उनका तो डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन बनता है। ये देखो एनसीईआरटी डिटेल में पढ़ लो, छोटा छोटा एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ लो, कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का छूटता ही नहीं है फिर, और कॉन्सेप्ट अलग से क्लियर होते हैं। फिर आपको ना कोई भी चीज़, देखो लंबा तो लगता है थोड़ा सा, मैं मानती हूँ टाइम लगता है, ठीक है, कुछ लोगों को ये भी लग रहा होगा इसका जानने की हमें क्या ज़रूरत है, इसकी तो जानने की ज़रूरत है नहीं। देखो जब आप जानना नहीं चाहते हो ना, जब तक आप किसी चीज़ के बारे में पूरा जानोगे नहीं तब तक आप उसको समझोगे कैसे। ये उस तरीके से जीके भी वैसे ही है जैसे मैथ है, जब तक मैथ का आप डिटेल में समझोगे नहीं, आपको ट्रिक दे दो कोई दे देगा तो आप ट्रिक से क्वेश्चन निकाल लोगे, जब तक आपको कुछ पता ही नहीं होगा उसके बारे में, है ना। तो वही चीज़ जीके की भी है, जब तक आप पूरी नॉलेज नहीं रखोगे ना टॉपिक की, फिर आपको रटना ही पड़ेगा, और रटोगे तो फिर बोरिंग हो जाएगा। और फिर एसएससी वाले स्टूडेंट ज़्यादातर ना जीके को तो ये मान के चलते हैं मेरे 5 से 10 क्वेश्चन ठीक हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए बस, ठीक है, तो उनके यहाँ इसी वजह से लॉस होता है। देखो थोड़ा, अब मैथ में भी आप लोग कितना टाइम देते हो, देते नहीं हो क्या, 6-7 महीने, आप इसमें भी टाइम दे लो, जीके में भी एक बार दे लो, उसके बाद आपके बस छुट्टी है, ठीक है, उसके बाद फिर आपको बस क्वेश्चन पढ़ने हैं, हमेशा नहीं पढ़ने हैं, फिर लूसेंट उठाना और अपने क्वेश्चन उठाना, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो चलो वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। अभी मैंने आपको बताया पृथ्वी की भूपर पट्टी के बारे में, ठीक है, तो अब क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी की भूपर पट्टी बनी किस चीज़ से हुई है, ठीक है ना, ये बनी किस चीज़ से हुई है। देखो ये एक तो ऑक्सीजन, और ये क्वेश्चन वाला एरिया है जहाँ से क्वेश्चन पुट होते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है, दूसरा सिलिकॉन, ठीक है, तीसरा एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और लोहा। मेनली तो यही तत्व है, ठीक है ना, बाकी कुछ और भी तत्व है बट मेन यही है, ठीक है, यही आपस में मिला करके, आपस में मिल के किसका निर्माण कर देते हैं, खनिजों का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। कुछ तो अलग एक ही तत्व के से भी बने होते हैं जैसे सोना चांदी वगैरह, कुछ होते हैं जो 2-3 मिल के बन के मिलाएंगे इसमें, जैसे ऑक्सीजन और सिलिकॉन है, ये दोनों मिल करके क्वार्ट्ज बना देंगे, ठीक है ना, और फिलासफर बना देंगे, क्वार्ट्ज से आगे जाके आपका हीरा बनेगा, ठीक है। तो यही आपस में मिल के एक दूसरे से क्या बनाते हैं, खनिजों का निर्माण करते हैं, ठीक है। और वो खनिजी तो हम नीचे से खोदते हैं भाई, जब जमीन खोदते हैं तो खनिजी तो हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ आप, अब इसमें ना एक बात आती है पृथ्वी के अंदर, एक आती है आग्नेय चट्टानों के बारे में, ठीक है। आग्नेय, देखो आग्नेय जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, सॉरी लैटिन भाषा का शब्द है, और लैटिन में इसका नाम होता है इग्निस, ठीक है। इग्निस का हिंदी में नाम है आग, ठीक है। तो इसी आग के नाम पर इसका नाम रखा गया है आग्नेय। अब ये आग्नेय चट्टान है क्या, उसके बारे में बताती हूँ। भूपर पट्टी के ऊपर ही है, जो ये भूपर पट्टी है ना, इसमें 3 प्रकार की चट्टानें देखने को मिलेगी आपको। एक आग्नेय चट्टान देखने को मिलती है, अच्छा चलो यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार। देखो जो हमारी भूपर पट्टी है उसमें 3 तरीके की चट्टान देखने को मिलेगी। एक तो आग्नेय चट्टान, ठीक है, दूसरी अवसादी चट्टान, और तीसरी कायांतरित या फिर रूपांतरित चट्टान, ठीक है। अब सबसे पहले हम आग्नेय चट्टान क्या है वो बता रहे हैं, ठीक है। आग्नेय चट्टान किसको बोलते हैं। आग्नेय में मैंने आपको बताया कि लैटिन भाषा का शब्द है इग्निस, उसी से आया है, उसका हिंदी मीनिंग होता है आग, उसी से आया है आग्नेय चट्टान, ठीक है। अच्छा आग्नेय चट्टान है क्या, देखो जो दुर्बलता मंडल में जो लावा है ना भाई, देखो जब भी कोई भी लावा जब ये धरती के अंदर होता है ना, ठीक है, तो इसको बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं मैग्मा,
लावा के बारे में तो सब जानते होंगे, ठीक है। और जब वो धरती के बाहर आता है ना, या तो वो ज्वालामुखी के थ्रू जब फूट के आता है, जब वो बाहर आएगा धरती से तो उसको बोलेंगे लावा। ये नहीं बोलते हैं कि ज्वालामुखी से लावा निकल रहा है, ठीक है। जब वो धरती के अंदर होता है उसको बोलते हैं मैग्मा, और जब वो बाहर निकल के आता है तो उसको बोलते हैं लावा, ठीक है। अब ये क्या है ना, ये क्या था, ये पिघले हुए पदार्थ थे, क्योंकि जो हाई टेम्परेचर और हाई दाब के कारण जो है थोड़े से लिक्विड फॉर्म में पहुंच गए हैं, और जैसे कोई ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसके थ्रू ये बाहर आ जाते हैं अपना रास्ता ढूंढ के, ठीक है। तो अब जब ये बाहर आता है तो बाहर आने के बाद ये ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद फिर ये जमेगा, और जब इसके जमने से जो जो जमीन बनती है, जो परत बनती है, जो चट्टान बनती है, उसको क्या बोलते हैं, आग्नेय चट्टान बोलते हैं, ठीक है। जो आग से बनी है इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, आग्नेय चट्टान। अब समझ आ गया। अब देखो ये सबसे पहले किसका निर्माण हो रहा है, भूपर पट्टी में सबसे पहले निर्माण हो रहा है आग्नेय चट्टान का। देखो ये लावा से ही बनी है, इसीलिए इसको हम जो है प्राथमिक चट्टान या फिर मूल शैल भी बोलेंगे, ठीक है। प्राथमिक बोलेंगे और मूल शैल भी बोलेंगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं अवसादी चट्टानों के बारे में, ठीक है। तो देखो जब ये जो प्राथमिक चट्टानें या फिर मूल चट्टान या फिर आग्नेय चट्टान जो भी है, अब देखो ये आके ठंडी हो गई है, जम गई है, ठीक है ना। ठंडी होकर प्लस जम गई है, क्या जम गया है, लावा जम गया है, ठीक है। उसी ने क्या बनाया है, आग्नेय चट्टानों को बनाया है, ठीक है। अब क्या है देखो, धीरे धीरे क्या होगा, ये टूटेंगी फूटेंगी, ठीक है। इनके टूटने फूटने से जिन चट्टानों का निर्माण होगा उनको बोलेंगे अवसादी चट्टान। मतलब इनके अवसादों से, जो ये आग्नेय चट्टान है ना, इनके टूट फूट से, इनके अवसादों से जो चट्टान बनेगी उनको बोलेंगे हम अवसादी चट्टानें, ठीक है। अच्छा, अवसादी चट्टानों में क्या होता है, देखो उसमें जो जीवों के अवशेष आते हैं ना, जैव अवशेष, वो मेन लगा लो आप, ठीक है ना, जो क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा जैव अवशेष किस में आते हैं, तो अवसादी चट्टानों में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लगा लो जैसे बजरी होगी, बालू हो गया, ठीक है। अच्छा, चिकनी मिट्टी होगी, चिकनी मिट्टी होगी, गाद होगा, ये सब, और कंग्लोमेरेट होगा, ये सब किस में आते हैं, अवसादी चट्टानों में आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड आती है कायांतरित चट्टानें। देखो जो आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टानों में कुछ तो केमिकल और फिजिकल रिएक्शन होगी ना भाई। मतलब देखो तापमान, कभी कभी तो क्या होगा कि तापमान उनमें कुछ चेंज लेके आएगा, ठीक है ना। गर्मी के कारण सिकुड़ गई है, फिर रात को ठंड हुई, फिर से वापस से वो मतलब वो हो गया है, तो इस तरीके से सिकुड़ेंगे, ठीक है। कभी कभी क्या होगा, जैसे वाष्प है, जैसे लोहे में जंगनी लग जाती है तो रिएक्शन होती है। तो इन चट्टानों में, आग्नेय और अवसादी चट्टानों में जब रासायनिक और भौतिक क्रियाओं के द्वारा कुछ परिवर्तन होंगे ना, उसके बाद जो निकल करके आएगा, ठीक है। मतलब रासायनिक और भौतिक यानी कि केमिकल और फिजिकल रिएक्शन होंगे, तब उसके बाद जो चट्टान निकल करके आएगी उसको बोलेंगे रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टान, ठीक है। मेरी क्लास सुनने की ज़्यादा है, लिखने की कम है, तो प्लीज़ मेरे ना एक एक वर्ड पे ध्यान रखना आप लोग, और उसके बाद अपनी बुक उठा के देख लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और नहीं तो अगर ऐसे सोचोगे तो फिर शायद बोर हो जाओ, क्योंकि मेरे पास अभी प्रोजेक्टर बोर्ड नहीं है, उसमें आपको देखो मेरा फिर से क्या होता, सब लिखा हुआ होता, मैं जैसे बाकी के टीचर मैं आपको डिस्कस करते हुए चलती। अब मुझे क्या, मुझे आप लोगों को समझाना भी होता है, बताना भी होता है, ऊपर से मैं सिर्फ फैक्ट बता के नहीं चलती। आपको मैं कोशिश करती हूँ कि पूरी डिटेल बताऊं, एक स्टोरी टाइप में लाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अगर मैं वही फैक्ट बता के जाऊंगी तो फिर बाकी चैनल्स में और मेरे चैनल्स में डिफरेंस क्या रह जाएगा, कुछ भी नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप ना मतलब इस चीज़ पे ध्यान देना, आप सुनो और फोकस करो कि मतलब मैं इन्फॉर्मेशन क्या दे रही हूँ उस पर ध्यान देना, मतलब। तो चलो देखते हैं फिर, ठीक है। अब ये रूपांतरित चट्टानों के एग्जाम्पल क्या है, एक तो संगमरमर, जिसका ताजमहल बना हुआ है, संगमरमर। अच्छा, दूसरा है हीरा, ठीक है। हीरा, संगमरमर, ये दोनों क्या है, ये कायांतरित या फिर रूपांतरित चट्टानों के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हमने आज क्या पढ़ा, हमने ये देखा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। पहले तो वो सोलर सिस्टम से बनी कैसे, फिर कैसे उस पर वो वायुमंडल आया, ठीक है ना, फिर कैसे उसकी भूपर पट्टी बनी, स्थल मंडल बना, क्रोड मरा, फिर कैसे उसके वायुमंडल से हजारों सालों तक वर्षा होती रही, फिर महासागर बने, ठीक है ना, फिर जीवन आया उसके अंदर, फिर जीवन आने के बाद फिर मैंने इसमें जो भूपर पट्टी वगैरह है वो किस चीज़ की बनी हुई है, जहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, भूपर पट्टी से जो क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, हमेशा याद रखना। अभी मैं इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर कराऊंगी भी यहाँ से, जो क्वेश्चन आए हुए हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी मेरी बात, ठीक है। अच्छा, और हमने आज क्या सोचा था पढ़ाना का, अब थोड़ा सा मैं आपको ना अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में बता देती हूँ। देखो ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है, दिख रहा है आपको, मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। इसके बीचों बीच से ना एक रेखा गुजर रही है 0 डिग्री, ठीक है। इसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। ये पृथ्वी के एकदम बीचों बीच से गुजर रही है, ठीक है, बिल्कुल बीच से गुजर रही है, ठीक है। अब इसके जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, उसको तो बोलते हैं हम उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, ठीक है। और जो दक्षिण वाला पोर्शन है ना इसके, उसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, यानी कि साउथ पोल, ठीक है। अच्छा अब देखो,
कुछ ना, ये है पृथ्वी का ध्रुव एरिया, ठीक है, इसको बोलते हैं ध्रुव। ये क्या हमारे पोल, ये है नॉर्थ पोल, ठीक है, और ये हमारा साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, ठीक है। अब ये होगी विषुवत रेखा, ठीक है। अब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली कुछ रेखाएं हैं, ठीक है। और देखो ये विषुवत रेखा के समानांतर चलती हैं ये रेखाएं, और कैसे चलेंगी, पूर्व से पश्चिम दिशा में ऐसे चलेंगी, ठीक है, ऐसे। इन रेखाओं को बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं। आप डिफरेंस कैसे याद रखोगे अक्षांश रेखाओं में, जो विषुवत रेखा के समानांतर चलती हैं, ठीक है, विषुवत रेखा के समानांतर चलती हैं उनको बोलते हैं अक्षांश रेखा, ठीक है। अच्छा, एक बार मैं यहाँ पर थोड़ा और बता दूँ देशांतर रेखाओं के बारे में। देखो ये वापिस हमारी पृथ्वी होगी, ये हमारा वही नॉर्थ पोल, ठीक है, और ये हमारा साउथ पोल, ठीक है। अब कुछ रेखाएं ऐसे भी तो मिलाएंगी इनको, ठीक है। तो ये रेखाएं कुछ इस तरीके से आती हैं, समझ गए आप लोग, ये ऐसे आती हैं, जो पृथ्वी को अर्धवृत्त में बांटती हैं। आप एक चीज देखो, ये वाला सेक्शन लिया मैंने, ठीक है। अब पूरी पृथ्वी आधी इधर हो जाएगी, आधी इधर हो जाएगी, ठीक है। ये पृथ्वी को किस चीज में बांटती हैं, अर्धवृत्त में बांटती हैं, अर्धवृत्त में बांटती हैं। और इन रेखाओं को क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं, ठीक है, देशांतर रेखाएं। देखो अब डिफरेंस क्या है, जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं वो उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाएं हैं, ठीक है। और विषुवत रेखा के समानांतर रखी गई रेखाएं हैं, विषुवत रेखा के समानांतर, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इक्वेटर लाइन। इक्वेटर के जो पैरेलल में चलती हैं रेखाएं उनको बोलते हैं अक्षांश, ठीक है। और जो पृथ्वी को आधे भाग में बांटती है इनको बोलते हैं देशांतर रेखा। अब इनमें डिफरेंस क्या है, देखो ये बिल्कुल समानांतर चल रही है, इनकी दूरी यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, ऐसे है, ठीक है। लेकिन ये देखो, ये ध्रुवों पर जाकर तो बिल्कुल मिल जा रही है ना, तो ध्रुवों पर इनकी दूरी क्या है, कम, और जो बीच में इनकी दूरी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। ध्रुवों पर आकर मिल रही है, तो देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर इनकी दूरी कम होती है और बीच में इनकी दूरी ज़्यादा होती है, ये इनका मेन डिफरेंस होता है। दूसरा ये कि अर्धवृत्त में बांटती हैं, ठीक है। अच्छा, ये खींची क्यों गई थी, देखो वैसे तो हमारी पृथ्वी जो है ना वो थोड़ी गोल तो है ही ना भाई, ऐसे तो नहीं कि पृथ्वी का कोई किनारा है। तो अगर ये रेखाएं ना होती ना तो हम आपको ये नहीं बता पाते कि पाकिस्तान यहाँ से इतनी दूर है, इतनी दूर उत्तर में चले जाओ आप, फिर आप वहाँ पर पहुँच जाओगे, ठीक है। इतनी दूर दक्षिण में चले जाओ और इतनी दूर पूर्व पश्चिम में चले जाओ, तब जा करके आपको किसी भी जगह की लोकेशन पता करने के लिए, ठीक है ना। ये रेखाएं वैसे थोड़ी हैं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ये मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए बनाई है, ठीक है ना। ये क्या है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, पृथ्वी पर खींची हुई रेखाएं नहीं है, ये काल्पनिक है। और इनको किसने बनाया है, मानव ने बनाया है अपने प्रयोग के लिए। और क्यों बनाया है, देखो अगर किसी जगह का पता करना है, ठीक है, किसी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना, मतलब एकदम सही सटीक जानकारी पता करने के लिए, ठीक है। तो अब क्या है, अब अगर किसी जगह के बारे में हमें ना पता हो और ये बोल दें कि इतने डिग्री पूर्व और इतने डिग्री उत्तर चले जाना, ठीक है, तो उससे डायरेक्शन पता चल जाती है ना। तो देखो किसी भी जगह की लोकेशन पता कर इन ये रेखाएं खींची गई थी, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो जैसे यहाँ पर ये विषुवत रेखा ना, ऐसे ही एक यहाँ पर है, ये है प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा। और ये रेखा जो है ना, ये रेखा इसको ये ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है। कहाँ से, ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है, ग्रीनविच वेधशाला से। जो वर्ल्ड का टाइम लाइन है ना, इसका मेन वो क्या है मोटिव, देखो जो टाइम लाइन डिसाइड की गई है ना, वो जो प्रधान मध्याह्न रेखा या फिर ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली रेखा है ना, इसके आधार पर वर्ल्ड का टाइम डिसाइड किया गया है, ठीक है। इसका रोल इतना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो जो ये पृथ्वी है ना, इसके जब उत्तर में जाते हैं तब भी हमें 90 डिग्री चलना पड़ता है और दक्षिण में भी 90 डिग्री चलना पड़ता है, ठीक है। देखो अभी ये वाला जो पोर्शन, ये तो विषुवत रेखा होगी, इसके अगले वाला जो है ना, ये है 23.5 डिग्री और ये वाला है 66.5 डिग्री। अब ये नॉर्थ में है तो इनके आगे नॉर्थ लगा लो आप, ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण, ठीक है। और जो ये है दक्षिण में ऐसे ही 23.5 डिग्री दक्षिण, 66.5 डिग्री फिर, ठीक है। और फिर ये आ जाएगा 90 डिग्री का, ठीक है।
अब जो ये 23.5 डिग्री उत्तर है ना, इसको बोलते हैं हम कर्क रेखा। जो 23.5 डिग्री उत्तर में है उसको क्या बोलेंगे? कर्क रेखा। ठीक है, जो 23.5 डिग्री उत्तर में है उसको बोलेंगे कर्क रेखा। ठीक है, और जो 23.5 डिग्री विषुवत रेखा से दक्षिण में है ना, ये इसको बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, इसको बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, अब देखो जो 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन हो गया ना भाई, ये वाला है ना, ये वाला हो गया ना। इस पूरे एरिया को क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। यहाँ पे थोड़ा घिचपिच हो गया है ना। चलो नेक्स्ट एक डायग्राम और बना देती हूँ। देखो जो ये 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, इसके जो बीच वाला पोर्शन है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। इसको उष्ण कटिबंध क्यों बोलते हैं? देखो यहाँ पर बहुत ज्यादा तापमान होता है, ठीक है ना, उच्च तापमान व दाब रहता है। ठीक है, उच्च तापमान और दाब रहता है। देखो जो ये विषुवत रेखा है ना, यहाँ पर तो हमेशा ही क्या होती रहती है? बारिश होती रहती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई है ना। टेम्परेचर देखो, जब गर्मी बहुत ज़्यादा होगी तो बादल, पानी से वाष्प बनेगा, वाष्प से बादल बनेंगे, बादलों से फिर वापस बारिश होगी। तो इस तरीके से काम चलता रहता है। ठीक है, ये एक अलग है, इसके बारे में अलग से डिस्कस करेंगे हम। अभी थोड़ा मोटा मोटा देख लो। इस पोर्शन को बोलते हैं उष्ण कटिबंध, और इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर उच्च तापमान और भारी बारिश रहती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता इसकी ये है कि साल में एक ना एक बार इस एरिया में सिर के ऊपर सूरज जरूर आएगा। ठीक है, मतलब हमेशा ज़्यादातर सूरज सिर के ऊपर ही रहता है। ये मान लो आप, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, हमेशा सिर के ऊपर आएगा। अब देखो जो ये वाला पोर्शन है ना, 23.5 से 66.5 डिग्री इधर, 23.5 से 66.5 डिग्री दक्षिण और 23.5 से 66.5 डिग्री उत्तर के बीच का, देखो एक तो ये वाला पोर्शन और दूसरा ये वाला पोर्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम शीतोष्ण कटिबंध। क्या बोलेंगे? शीतोष्ण कटिबंध। देखो यहाँ तो हमें, यहाँ क्या होगा, यहाँ पर सूरज की किरणें तिरछी होने लग जाएंगी। ठीक है, उनका एंगल तिरछा हो जाएगा। क्या होगा, कभी एक आध बार इधर आ गई सूरज की किरणें सिर पे, एक आध बार ना भी आई। ठीक है, यहाँ पर उतना ज़्यादा तापमान नहीं होगा, कम होगा। और जो ये वाला पोर्शन है ना, 66.5 से 90 डिग्री का, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, और इधर भी, इसको बोलते हैं शीत कटिबंध। इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? शीत कटिबंध। यहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, यहाँ पर 6 महीने के दिन और रात होते हैं, और यहाँ पर सूरज की किरणें बिल्कुल बहुत ही हल्की नामात्र की दिखाई देंगी। इतनी तिरछी हो जाती है वो कि गर्मी पैदा कर ही नहीं पाती है, इसीलिए इस वाले एरिया में हमेशा ज़्यादातर बर्फबारी जमी रहती है। ठीक है, तो मैंने अभी आज आपको क्या बताया? आज मैंने आपको बताया कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने जो है स्थल मंडल के बारे में बताया, फिर स्थल मंडल में भी आपको जो है अग्नि चट्टान और अवसादी और उनके बारे, कायंत्री चट्टानों के बारे में थोड़ा सा मोटा मोटा ओवरव्यू दे दिया है। ठीक है, आप लोगों के लिए इतना ही जरूरी था, क्योंकि आप क्वेश्चन देखोगे ना, बस इतनी स्टोरी से ही आप लोगों के क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, बाकी जो यूपीएससी वाले हैं उनके तो लिए तो फिर अलग से मैं दोबारा फिर से कराऊंगी। ये वाला काफ़ी है, क्लाइमेटोलॉजी में जब हम कराएंगे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। और देखो ये कर्क रेखा, मकर रेखा, इन्हीं पे काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो चलो कल हम इसके बारे, यहाँ से जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना इन तीनों टॉपिक से, वो करेंगे ताकि आपको इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी पता चले। ठीक है, तो चलिए, गुड लक, गुड स्टडी, थैंक यू सो मच। आज की वीडियो को ज़्यादा लंबी हो गई है।